नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे करनाल के कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था को लेकर। आपको बता देते हैं, करनाल की जो एनजीओ है नीफा, उन्होंने इस मेडिकल कॉलेज के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। और आपको बता दें प्रश्न चिन्ह लगा क्यों है, आपको बता देते हैं। इस मेडिकल कॉलेज के अंदर करनाल के जाने वाले साहित्यकार, लेखक, कवि मनोज गौतम की कोरोना से मृत्यु हो जाती है। करनाल के पार्षद सुदर्शन कालरा जी की भी कोरोना से मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा और ना जाने कितने लोग कोरोना काल के ग्रस्त हो चुके हैं। इन सभी मामलों को आपको बता देते हैं, नीफा ने, जो सामाजिक संस्था है, बेखूबी से उठाकर एक ज्ञापन डीसी करनाल को सौंपा है। और आपको बता दें, नीफा जब समाज सेवा के क्षेत्र में किसी भी कार्य को लेकर उतरती है तो वो तब तक चैन से नहीं बैठती जब तक उनका उद्देश्य, उनका कार्य, उनकी मांग पूरी ना हो जाए। हम बात करेंगे नीफा के अध्यक्ष सरदार प्रीतपाल सिंह पन्नू जी से और उनसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला आखिरकार क्या है। उससे पहले दोस्तों, जो हमारे शहर के गणमान्य लोगों ने कोरोना काल में हम सब लोगों का साथ छोड़ दिया, उसके लिए मैं अब तक टाइम्स की ओर से नमन करता हूं। पन्नू जी, आपका अब तक चैनल्स पर बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आपने कोरोना काल में जितने भी लोग गुजरे हैं, उसके अलावा मनोज गौतम जी का मामला, सुदर्शन कालरा जी का मामला, ये सब बड़े बेखूबी से उठाया और बहुत बड़ी जांच की मांग की है। क्या कहना चाहेंगे, पूरा मामला क्या है? धन्यवाद विकास जी। दुखी मन से आपके बीच में बैठा हूं, क्योंकि ये कोई ऐसा विषय, ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पे हम लोग जोश से या खुशी से या जुनून से बात कर पाए। हम लोग कहीं ना कहीं दुखी हृदय से आपसे बात कर रहे हैं। और ये मुद्दा केवल निफा का मुद्दा नहीं है। आज जो ज्ञापन दिया गया वो करनाल की लगभग 25 से 30 सामाजिक संस्थाओं के उस पर हस्ताक्षर थे। सभी सामाजिक संस्थाएं एकजुट हैं इस मामले पर, एकजुट होकर सभी ने आवाज़ उठाई है और सभी ने आज ज्ञापन सौंपा है। मैं एक चीज़ आपको बड़ी क्लियर करना चाह रहा हूँ कि इस ज्ञापन का मकसद ना तो विरोध है ना प्रदर्शन है, क्योंकि इस समय ना तो विरोध करने का है ना ही ये प्रदर्शन करने का है। इस समय पूरा देश जिस स्थिति से जूझ रहा है, करनाल जिस स्थिति से जूझ रहा है, कोरोना का जो संकट समय चल रहा है, उस समय ज़रूरी है कि हम लोग सभी एक दूसरे का साथ दें। पक्ष विपक्ष का साथ दें, विपक्ष पक्ष का साथ दें, सामाजिक संस्थाएं प्रशासन का साथ दें, सरकार का साथ दें, सभी मिलकर एक दूसरे का साथ दें और मिलकर देश को इस संकट से बाहर निकालें। लेकिन साथ साथ यह देखना भी ज़रूरी है कि क्या कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा, कुछ ऐसी कमियां तो नहीं छोड़ी जा रही जिन कमियों की वजह से कुछ ऐसी जानें जा रही हैं जिन जानों को बचाया जा सकता था। बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम उन कमियों को सामने नहीं लाएंगे और केवल ये सोचकर कि नहीं, इस समय केवल सहयोग करना है और हमें कोई भी ऐसी बात नहीं करनी, नेगेटिव बात नहीं करनी। कमियों को बताना नेगेटिविटी नहीं हुआ करती, कमियों को बताना एक सुझाव होता है, ताकि उस कमियों को दूर करके आने वाले समय में जो जा चुकी जाने वो जा चुकी, लेकिन जो जाने बच सकती हैं उनको बचाया जा सके। और वैसे तो बड़े लंबे समय से ये बातें सामने आ रही हैं कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर अव्यवस्था है, कमियां हैं, व्यवहार अच्छा नहीं है। आपके मीडिया चैनल्स भी समय समय पर इन चीज़ों को उठाते रहे हैं। कई ऐसे केस आए कि जो डिलीवरी है, औरतों की डिलीवरी बाहर गेट पर ही होगी, उनको प्रॉपर नहीं मिल पाया। इस प्रकार की बड़ी बातें सामने आई हैं। कोरोना काल में भी इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं कि बेड जो है वो आसानी से उपलब्ध नहीं होते, उसके लिए सिफारिश लगवानी पड़ती है। ये सारी बातें सामने आ रही थी। लेकिन मनोज गौतम ने जब अपनी फेसबुक वॉल पर खुद लिखा, मुझे लगता है कि हम में से हर साथी जिसने उस पीड़ा को पढ़ा होगा, वो उसकी आंख में आंसू जरूर आए होंगे, वो कहीं ना कहीं दुखी जरूर हुआ होगा कि एक व्यक्ति जो बेड पर पड़ा हुआ है, जो जीवन से संघर्ष कर रहा है, जो जीना चाहता है, वो एक अच्छे कवि थे, अच्छे साहित्यकार थे, जीवन में पहले भी उनके संघर्ष के समय आए और वो संघर्ष से उन समय को निकल कर, उन मुसीबतों को जीत कर आगे बढ़े। तो वो व्यक्ति जीना चाहता था, वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चे के लिए ही नहीं, केवल समाज के लिए और राष्ट्र के लिए भी जीना चाहता था। अभी पिछले दिन उन्होंने यंग इंडिया लीडरशिप के नाम से एक संस्था की शुरुआत की थी कि हम लोग जो है, जो यंग इंडियंस हैं, उनको लीडरशिप सिखाएंगे, उनको बताएंगे कि वो देश के कैसे काम आ सकते हैं। तो कैसे कैसे सपने थे मनोज के दिल के अंदर कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। और जब वो व्यक्ति कल्पना चावला के हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ ये लिखता है
कि लोग जो है इलाज से नहीं अव्यवस्थाओं से परेशान हैं। जब वो ये बताता है कि मेरे को डिप्टी कमिश्नर का वो धन्यवाद भी करता है कि उन्होंने उसके लिए जो है कहा कि डिप्टी कमिश्नर के फ़ोन आने के बावजूद उसे जब बेड मिलता है वो बेड लेने के लिए उसे कभी एक फ्लोर, कभी दूसरे फ्लोर, कभी तीसरे फ्लोर पर घुमाया जाता है। एक वार्ड में बेड दे दिया जाता है, फिर वहाँ से उठा के दूसरे बेड में शिफ्ट कर दिया जाता है। लंबे समय तक उसे दवाई नहीं दी जाती और परिवार जो है वो बताता है कि किस प्रकार से दवाई के लिए बार बार कहने पर डॉक्टर ये कहते हैं कि हमें हमारा काम मत सिखाओ। जब ये पीड़ा निकल कर सामने आती है एक व्यक्ति की, वहाँ बहुत से मरीज हैं जो इस प्रकार की पीड़ा झेल रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति लेखक नहीं है, हर व्यक्ति अपने उद्गार को लिख कर प्रकट नहीं कर सकता। तो मनोज गौतम ने जब उस पीड़ा को फेसबुक पर प्रकट किया तो हम भी अंदर तक हिल गए कि ये भाई क्या लिख रहा है। हमने उसके परिवार से संपर्क किया, छोटे भाई अमन से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि मनोज की हालत अच्छी नहीं है। हमने कहा इसे तुरंत शिफ्ट कर दो। हमने पहले प्रयास किए कि वहाँ उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए, उसको आईवी इंजेक्शंस जो भी चाहिए वो मिल जाएं, लेकिन वहाँ केवल उससे गोलियाँ और कैप्सूल ही दिए जाते रहे और जिस गंभीर स्थिति में वो था हमें नज़र आ गया कि इसका नुकसान होगा। हमने उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो देर इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि उसको रिवाइव नहीं किया जा सका। वो मनोज गौतम जो जिस दिन कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में गया था उसके 35% लंग इन्वॉल्वमेंट थी, जिसकी रिपोर्ट जो है ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। वही मनोज गौतम जब 3 दिन बाद कल्पना चावला से बाहर आया तो उसकी लंग इन्वॉल्वमेंट 85% हो चुकी थी। 21 स्कोर था, 4 से गुना कर लो, 84%, 80 से 85% के बीच उसके लंग इन्वॉल्व हो चुके थे। पन्नू जी, मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद इन्फेक्शन कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ डबल हो गया, बढ़ गया, वो काफ़ी बड़ा। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। उसका कारण मैं बताता हूँ। उसका कारण ये है, मैंने वहाँ से स्टाफ से भी बात की। मेरे वहाँ कई स्टाफ के बच्चे हैं जो हमारे, क्योंकि वहाँ स्टाफ जो लगा है हमारे बच्चे हैं, हमारे करनाल के हैं, कोई नर्स है, कोई कुछ है, स्टाफ मेंबर हैं, डॉक्टर भी लगे हुए हैं जो हमारे जानकार हैं। मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि आप हमारा नाम मत दीजिए क्योंकि हम लोग नौकरी कर रहे हैं, हमारे ऊपर बात आएगी। वास्तविकता ये है कि यहाँ जितने ज़्यादा पेशेंट हैं उनके मुकाबले में स्टाफ बहुत कम है। जितने डॉक्टर्स होने चाहिए पेशेंट के हिसाब से उतने डॉक्टर नहीं है, जितना नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए उतना नर्सिंग स्टाफ नहीं है, और जितनी मेडिसिन्स होनी चाहिए, जिस प्रकार की मेडिसिन्स होनी चाहिए उतनी मेडिसिन्स नहीं हैं। तो असली समस्या ये है कि जो है स्टाफ वो काम करना चाहता है, लेकिन वो कितना कर पाएंगे। एक मान लीजिए एक गृहिणी घर में 10 आदमियों का खाना बना सकती है, उसे एकदम से आपको तो 100 आदमियों का बनाना है और 100 आदमी भूखा जाए और हम लोग उस गृहिणी को गालियां दें, उसमें गृहिणी का कसूर नहीं है। जो जिसका फ़र्ज़ था उस प्रबंध को देखना कि एक की जगह 2 और औरतों को लगाता, साथ में 3 और औरतों को साथ लगाता, ये देखना काम होता है मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर का कि मेरे मेडिकल कॉलेज के अंदर कितने पेशेंट हैं, उनके ऊपर कितने डॉक्टर चाहिए, कितनी नर्सें चाहिए, किस किस प्रकार के इक्विपमेंट्स चाहिए, किस किस प्रकार की मशीनरी चाहिए, ये सब देखना डायरेक्टर का काम है। तो मैं इसे बहुत बड़ा फेलियर मानता हूँ डायरेक्टर के पार्ट पर कि वो अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा पा रहे। हमारे यहाँ से लोग कई बार बातें आती हैं कि उनको फ़ोन किया जाता है, वो फ़ोन नहीं उठाते। मैंने मीडिया के भी कई बार पढ़े कि वो फ़ोन नहीं उठाते। तो ये नहीं होता इस समय। तो ऐसा कोरोना का समय चल रहा है, हमारे मोबाइल 24 घंटे रहते हैं, रात को भी फ़ोन बजते हैं, हमारे वॉलंटियर 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन पे। इस समय तो हम कैसे सो सकते हैं, कैसे लोगों के मोबाइलों को इग्नोर कर सकते हैं। कोई पता नहीं किसको किस समय आपकी ज़रूरत हो सकती है। तो मैं ये मानता हूँ कि मनोज गौतम का जो स्कोर गया है 85% तक, उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्था का है। वहाँ जो उसे समुचित इलाज मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि अभी भी ये हो रहा है कि जो पेशेंट्स वहाँ पर आ रहे हैं या जो कोविड सेंटर्स में पेशेंट्स जा रहे हैं, उनका आज हमने डिप्टी कमिश्नर साहब से अनुरोध किया है कि अभी जो है उनकी ऑक्सीजन लेवल चेक करके उनको मेडिसिन दी जा रही है। जबकि हो क्या रहा है, मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसके लंग जो है 15 से 20% इन्वॉल्व हैं, उसकी ऑक्सीजन एकदम से डाउन नहीं आएगी, 90 से ऊपर 92, 95, 93 रहेगी। तो आप लोग उसकी ऑक्सीजन लेवल देखकर जो है उससे ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये देख ही नहीं रहे कि उसके लंग ऑलरेडी 20% इन्वॉल्व हो चुके हैं। आप कब ध्यान देंगे, जब उसका ऑक्सीजन लेवल एकदम से 60 पे 65 पे आएगा तब आप चेक कराएंगे। तब तक वो जो 20% लंग इन्वॉल्वमेंट थी वो बढ़कर 70-80% हो चुकी होगी। उसके बाद गेम आपके हाथ से निकल गई, आप उसे चाहकर भी नहीं बचा पा रहे, क्योंकि लंग्स जो है 85% जो है वो पत्थर। इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये जो कोरोना के लंग्स इन्वॉल्वमेंट है, ये लंग्स जो है ऐसा ऐसा 10 दिन बाद फाइब्रस होने शुरू हो जाते हैं। फाइब्रस का मतलब ये है कि ये पत्थर बनने शुरू हो जाते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, देसी एग्जाम्पल, मैंने जो इसके विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनसे बात करी कि ये फ़र्क क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। उन्होंने मुझे बताया, पन्नू जी, जो नॉर्मल निमोनिया होता था वो ये होता था कि रुई है, हमारे जो लंग्स हैं वो रुई हैं, रुई को आपने पानी में भिगोया, बाद में पानी नुचड़ गया या पानी सूख गया, रुई फिर पहले की तरह हो गई। जो कोरोना के अंदर लंग इन्फेक्शन हो रहे हैं वो ऐसा है कि रुई को कीचड़ में डाल दिया
और जैसे ही दिन बीतेंगे वो कीचड़ सूखना शुरू हो जाएगा और वो ऐसा 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 उस रुई को पत्थर बना देगा, जाम हो जाएगा। अब जिनकी तो बड़ी स्ट्रांग विल पावर है, जिनकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग है, वो ऐसा ऐसा उससे निकल जाएंगे। हॉस्पिटल से विदा होने के बाद भी उनको जो है कई दिन ऑक्सीजन पर रहना पड़ेगा। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, इतने स्ट्रांग नहीं है, उनकी मृत्यु निश्चित है। तो ज़रूरी ये है, हमने आज डिप्टी कमिश्नर से रिक्वेस्ट करी है कि आप हर पेशेंट जो इनिशियल स्टेज पर आता है उसको, जिसका ऑक्सीजन लेवल 2-4 कुछ भी कम है, उसको ऑक्सीजन तो दे रहे हैं, अच्छा काम है, बेसिक मेडिसिन दे रहे हैं, वो भी अच्छा काम है। आते ही उसका कम से कम एक्सरे चेस्ट का जरूर करवाएं, और चेस्ट एक्सरे में जिसकी हल्की सी भी कमी नज़र आती है उसका फिर HRCT करवाएं, CT स्कैन जरूर करवाएं। ये अगर आप नहीं करवा रहे तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपका परिवार का कोई व्यक्ति मरीज़ है, खांसी की शिकायत है, जुकाम है, बुखार है और ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो आप उसका चेस्ट का जो है एक्सरे और यहाँ HRCT जरूर करवाएं, ताकि आपको ये पता चल जाए कहीं लंग्स तो इन्वॉल्व नहीं हो रहे। हम तो केवल बुखार की और खांसी की दवाई ले रहे हैं और पता लगे अंदर लंग्स के अंदर जो है काम शुरू हो चुका है, और जब तक आपको समझ आए तब तक काम आपके हाथों से निकल ना जाए, जो मनोज के साथ हुआ है। मनोज जी, मेरा आपसे सवाल है कि हम लोग, हमारे जो कोरोना पेशेंट्स हैं, उनके लिए हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट्स की जिस तरह से बात कर रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट जिस तरह से होना चाहिए दोस्तों, ये बात वाकई में बड़ी गंभीर है और पन्नू जी बिल्कुल सही बात को उठा रहे हैं। लेकिन पन्नू जी, मेरा सवाल है, जो ये व्यवस्था, मेडिकल कॉलेज के जो लंग्स खराब हो गए हैं, वहाँ का जो बेड़ा गर्क हो चुका है, वो था ही ऑलरेडी, पहले से ही था, क्योंकि कोई व्यवस्था वहाँ पर उत्पन्न की नहीं गई, वहाँ अच्छी व्यवस्था लाई ही नहीं गई, ट्रीटमेंट को सार्वजनिक किया ही नहीं गया कि ट्रीटमेंट आखिरकार ये लोग दे क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, पूरा का पूरा मामला क्या है। ये मेडिकल कॉलेज के जो लंग्स खराब हो चुके हैं, मैं तो कहता हूँ पूरी बॉडी ही खराब है मेडिकल कॉलेज की, जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि हम लोग कोरोना पेशेंट को बचाने के लिए तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहाँ से बचना है, जिस संस्थान से पेशेंट को बचना है, उस संस्थान का सुधार किस तरह से होना चाहिए, कौन करेगा आखिर ये सब काम, आपको लगता क्या पन्नू जी? बात ये है सुखीजा जी कि आप जानते हैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की स्थापना कैसे हुई थी। इसकी स्थापना लोगों के प्रयास से हुई थी। करनाल के लोगों ने संघर्ष किया था, करनाल की संस्थाओं ने संघर्ष किया था, बड़ा लंबा वो संघर्ष चला था। उसमें जो मुझे याद है, जब 2009 के असेंबली इलेक्शन हुए थे तब धरने प्रदर्शन दिए गए, मशाल जुलूस निकाले गए, 36 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई, डेली 1000 पोस्ट कार्ड जो है वो भेजे गए सोनिया गांधी को। बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद ये मेडिकल कॉलेज होंद में आया है। और हम जो मेडिकल कॉलेज चाहते थे वो चाहते थे जिसमें एम्स जैसी सुविधाएं हों, PGI जैसी सारी सुविधाएं हों। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये जो मेडिकल कॉलेज है, अगर इसमें मैं सुविधाओं की बात करूं, पहली तो मैंने बता दी कि स्टाफ कम है। जितने पेशेंट, क्योंकि इस पर खाली करनाल के पेशेंट नहीं आ रहे, जींद तक के, इधर यूपी तक के पेशेंट सारे यहाँ आते हैं। उनको लगता है मेडिकल कॉलेज है तो PGI होगा, मेडिकल कॉलेज है तो एम्स होगा, उनको नहीं पता अंदर क्या है। तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पेशेंट आ रहे हैं, उतने डॉक्टर नहीं हैं, उतने नर्सें नहीं हैं। तो डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को जो है वो क्या है कि मैं ये मान के चलता हूँ कि जब आप किसी को बहुत ज़्यादा काम दोगे तो वो धक्के से फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। तो फ्रस्ट्रेशन में आकर उनका व्यवहार गलत भी होता होगा, मैं नहीं कहता नहीं होता, उनका व्यवहार भी गलत होता है। लेकिन असली प्रॉब्लम की जड़ एक तो है स्टाफ, कि स्टाफ जितना होना चाहिए उससे कम है। दूसरा मैं आपको बता दूं, ये हमने आज ज्ञापन में भी दिया है, जैसे ये इस समय जो कोरोना का पीरियड चल रहा है, इसमें एक मशीन होती है जिसे एक्मो मशीन कहते हैं। एक्मो मशीन क्या काम करती है कि मान लीजिए किसी के लंग्स जो हैं वो बिल्कुल जवाब दे गए, तो वो आर्टिफिशियल लंग का काम करती है कि जब तक उसका लंग्स जो है वो रिवाइव नहीं होता तब तक उसको आर्टिफिशियल लंग से ऑक्सीजन दी जाती है। ये हार्ट के, जिसमें हार्ट फेल हो जाए उसमें भी ये सहयोग करती है, और लंग्स के मामले में भी ये आर्टिफिशियल लंग क्रिएट करके उसको देती रहती है। जैसे मनोज के मामले में हमने रात को जब उसको वेंटिलेटर पर ले जाया गया, हमने मेदांता में बात करी, और एक CM साहब ने एक्मो मशीन अभी PGI रोहतक में लगवाई थी तो हमने वहाँ भी बात करी। वो बोले, उन्होंने रिपोर्टें देखी, बोले अगर यहाँ पहुँच सकता है, क्योंकि इसका पहुँचना मुश्किल, अगर पहुँच सकता है तो हम इसको एक्मो पर रख सकते हैं, इसके बचने के चांसेस हैं। लेकिन यहाँ जब डॉक्टरों से बात करी कि बोले इस हालात में नहीं है, इसको हम नीचे तक भी नहीं ले जा सकते, नीचे तक भी ले जाएंगे वेंटिलेटर से दूसरे वेंटिलेटर पर डालने के दौरान ये खत्म हो जाएगा, इसमें हालात इसकी ऐसी है। अभी मुझे आज पता चला, मैं देखो क्या है, हम लोग पॉजिटिव बातों के लिए प्रशंसा भी करेंगे, हमें केवल वो नहीं कि क्रिटिसाइज नहीं करना, जो अच्छा काम है उसके लिए, अच्छे काम के लिए हम। आज मुझे पता चला, मैंने सुबह अखबार में पढ़ा कि करनाल में वो एक्मो मशीन इंस्टॉल कर दी गई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने डिस्क्रिशनरी फंड से 50 लाख रुपये देकर करनाल के इस मेडिकल कॉलेज को वो एक्मो मशीन दी है, और उसे जो है वो शायद 24 तारीख के बाद जो है उसे चालू किया जा रहा है, क्योंकि नेचुरली उसको सेटअप करने में, उसका स्टाफ अरेंज करने में इतना टाइम लगता है। ये एक अच्छा प्रयास है,
यही प्रयास जो है और पहले होता तो शायद और ये कुछ जाने बच जाती, लेकिन अब भी किया है तो उसके लिए हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करते हैं, इसके लिए प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं उन कमियों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ जो इस कॉलेज में हैं, जिनको दूर करने की ज़रूरत है। आप इस कॉलेज की अगर बात करें, ये हमने अपने इसके अंदर जो है वो मेमोरेंडम में दे रखा है, दूसरी कॉपी है उसको एक बार निकालता हूँ। जी जी। हमने क्या क्या चीज़ें इस मेडिकल कॉलेज के अंदर नहीं हैं, उनका जिक्र मैं जो है वो आपके सामने करना चाहता हूँ। एक सेकंड, आप इसका जिक्र शुरू करें, मैं एक छोटा सा खुलासा कर देता हूँ जी। और दोस्तों जो ये मैं खुलासा आपको कर रहा हूँ, आपको बता देता हूँ, ये आपके जीवन के लिए और हमारे जीवन के लिए बेहद ही महत्व है, और ये उन लोगों के लिए भी महत्व है जो मेडिकल कॉलेज में सेवाएं दे रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि मेडिकल कॉलेज के अंदर बारीकी की जो खबर है, वो पन्नू जी आप ध्यान से सुनना, कि वो ये खबर है कि जितने वहाँ डॉक्टर्स हैं उनमें से अधिकतर डॉक्टरों को प्रशासनिक कार्यों के अंदर जिम्मेदारियां दे रखी हैं, जिसकी वजह से ये डॉक्टर्स पेशेंट तक उसके इलाज के लिए पन्नू जी पहुंच नहीं पाते हैं। ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है जो हमने खुद नोट किया है वहाँ पर, और मेरा हरियाणा सरकार से मांग है पन्नू जी, और मैं चाहूँगा आप भी ये मांग रखें माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि यदि इतने बड़े संस्थान के अंदर अलग से प्रशासनिक अधिकारी डिप्यूट कर दिए जाएं और डॉक्टरों को फ्री कर दिया जाए लोगों के इलाज के लिए, तो मैं समझता हूँ पन्नू जी कि जो ये समस्या उत्पन्न हो रही हैं ये सॉर्ट आउट हो सकती हैं। क्या कहना चाहोगे? मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूँ। ये जो खोज आपने करी है, क्योंकि ये हमारे लिए भी नई बात है कि मेडिकल स्टाफ को प्रशासनिक कार्यों के लिए रखा गया है, अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। उनका काम केवल पेशेंट को ट्रीट करना है। रादर ऐसे समय तो हम लोग ये कह रहे हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर हैं, अभी पीछे की बात आई थी कि अगर IAS ऑफिसर या IPS ऑफिसर अगर डॉक्टर हैं तो उनको उस प्रशासनिक जिम्मेदारी से रिलीव करके कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में भेजा जाए ताकि वो पेशेंट का इलाज कर सकें। तो अगर ऐसा है तो वो जरूर, जब मैं इससे सहमत हूँ कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैंने अंदर के कुछ स्टाफ से बात करी जो मेरे जानकार हैं, जो खुद पीड़ित हैं, दुखी हैं कि यहाँ से इतनी जो है वो डेथ हो रही हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि पन्नू जी हम लोग अपना नाम तो नहीं बताएंगे, हमारा नाम कहीं कोट मत करना, लेकिन यहाँ जो कमियाँ हैं हम आपको ज़रूर बताना चाहते हैं ताकि वो सही कानों तक पहुँच के उनको ठीक किया जा सके। यहाँ ये एक ऐसा मेडिकल कॉलेज है जहाँ एंजियोग्राफी और इकोकार्डियोग्राफी की कोई सुविधा नहीं है, जहाँ पर कैथ लैब नहीं है, ठीक है। ये ऐसा मेडिकल कॉलेज है जिसके किसी भी विभाग के अंदर जो मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं है। यहाँ कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, यहाँ कोई नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, यहाँ कोई गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट नहीं है, यहाँ कोई हेपेटोलॉजिस्ट नहीं है, यहाँ कोई हेमेटोलॉजिस्ट नहीं है, यानी कि दिल, किडनी, पेट, लीवर, ठीक है, गॉल ब्लैडर, कैंसर, इनके कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट इस मेडिकल कॉलेज में मौजूद नहीं है। अब इनके जो गंभीर मरीज आएंगे वो क्या होगा, वो फिर चंडीगढ़ रेफर होंगे या फिर जो है वो एम्स में जाएंगे। तो भाई फिर तो वो तो काम सिविल हॉस्पिटल ऑलरेडी कर ही रहा था, उसके लिए मेडिकल कॉलेज की क्या जरूरत थी। मेडिकल कॉलेज का मतलब है कि वहाँ रिसर्च हो, वहाँ स्पेशलिस्ट हों, और ताकि जो गंभीर मरीज़ हैं उनको वहीं पर ट्रीटमेंट दी जा सके, उनको अब जो है कहीं शिफ्ट करने की नौबत जो है वो ना आए। तो ये सारे के सारे यहाँ पर नहीं है। और आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर 2 मशीनें हैं जो मुझे बताया गया स्टाफ के द्वारा कि MRI मशीन एक है और CT स्कैन मशीन एक है, और उनके ऊपर कोई ऑपरेटर नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। मतलब बड़ा अजीब सी बात है कि आज प्राइवेट अस्पतालों में रेडियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन इतने बड़े मेडिकल कॉलेज के अंदर कोई रेडियोलॉजिस्ट मौजूद नहीं है। और जब हमने ये डिस्कस भी किया तो हमारे सामने ये बात निकल कर आई कि जो सरकारी सैलरी होती है वो इतनी कम होती है कि उस पर कोई काम नहीं करना चाहता। भाई उसको सैलरी को बढ़ाओ, लोगों की जान बचेगी। बेशक आप उन सेवाओं के लिए आम पब्लिक से थोड़ा लेना शुरू कर दो। आप संस्थाओं को कहो हम लोग सहयोग देंगे, दानी सज्जनों को कहो वो सहयोग देंगे, हम सहयोग देने को तैयार बैठे हैं। लेकिन इस वजह से कि वो सैलरी ज़्यादा मांगते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको ज़्यादा मिल जाता है और मेडिकल कॉलेज में कम मिलता है, तो फिर इस मेडिकल कॉलेज का लाभ क्या रह गया अगर यहाँ पे हम लोग सैलरी के मुद्दे के कारण जो है मेडिकल स्पेशलिस्ट को अपॉइंट नहीं कर पा रहे। तो मेरा ये अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, कि यहाँ पर हर विभाग में मेडिकल स्पेशलिस्ट दिए जाएँ, उनकी सैलरी बढ़ाई जाए, उनको कोई अलग से पर्क्स दे दिए जाएँ, ठीक है ना। हम लोग उसके लिए जो है बिल्कुल सहयोग करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन लोगों को जो जान है उसको बचाया जाए, ये मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ। पन्नू जी एक मांग हम भी आपके साथ कर लेते हैं, क्योंकि पत्रकारों का काम भी समाज हित के अंदर बड़ा जिम्मेदारी से रहता है। दोस्तों हम चाहेंगे मेडिकल कॉलेज के प्रत्येक विभाग का स्पेशल ऑडिट कर देना चाहिए और इसको सार्वजनिक कर देना चाहिए। करनाल के मुख्य चौराहों पर इस मेडिकल कॉलेज का स्पेशल ऑडिट कराकर उसको वहाँ पर जो साइन बोर्ड बने हुए हैं
वहाँ पर प्रकाशित कर दिया जाना चाहिए, ताकि पन्नू जी लोगों को पता लग सके कि सरकार ने करोड़ों रुपए इस प्रोजेक्ट पर लगा दिए जो आज शून्य नजर आ रहे हैं। 1000 करोड़ से ऊपर का इस मेडिकल कॉलेज के ऊपर पैसा लग चुका है, लेकिन एक भी आदमी की जान नहीं बचाई जा रही है। पन्नू जी, आप मेरी बात से कितना सहमत है? मैं थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से कहना चाहूँगा कि देखिए, ऐसा है कि जो पैसा लगा है वो तो लगना ज़रूरी था, क्योंकि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, जब तक बिल्डिंग खड़ी नहीं होगी, तब तक वहाँ ना मशीनरी आ सकती ना डॉक्टर आ सकती है। तो ये जो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है, इसको बनाया जाना ज़रूरी था, उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं तो उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो बनाई जानी चाहिए थी। लेकिन वो बनाई जाने के बाद अब मैंने घर दे दिया, उस घर के अंदर रसोई में मान लीजिए सिलेंडर नहीं है, बर्तन नहीं है, किचन में जो है जो सामान होना चाहिए किचन का वो अवेलेबल नहीं है, खाने का सामान अवेलेबल नहीं है, बेड नहीं है कमरों में पड़े हुए, या ये कहें कि बाथरूम में टूटियाँ और बाल्टियाँ नहीं हैं, तो वो इतना सुंदर घर मेरे लिए बेकार हो जाएगा। वो मेरे लिए जो है बस वो जैसी गुरुद्वारे में कहीं जाके लेटने वाली बात वो हो जाएगी। तो वो घर बहुत सुंदर बन गया है, उस पर जो पैसा लगा है उस पर हम लोग एतराज़ नहीं करते, वो अच्छा काम है। जब तक नहीं वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं खड़ा होगा तो अंदर सामान नहीं आ सकता। लेकिन अब मेरे को पूरी बात कर लेने दीजिए, मेरे को पूरी बात कर लेने दीजिए। आप अपनी बात थोड़ी सी ठीक कर दीजिए। पन्नू जी, आप प्लीज़ ब्रदरली मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि गुरुद्वारे में जाने के बाद वहाँ पर हमें सब कुछ मिल जाता है, थोड़ा सा चेंज कर। मैं आता हूँ, मैं सिंपल जो चीज़ कहना चाह रहा हूँ ना कि गुरुद्वारे में सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि वहाँ सेवा भावना से काम हो रहा है। सरकारी अदारों में सेवा भावना से नहीं होता, वहाँ ड्यूटी समझ के किया जाता है। तो वो ड्यूटी कब पूरी होगी? जब वहाँ पर सारा कुछ साधन मौजूद होगा। वहाँ का स्टाफ भी कब आपको दे पाएगा? जब वहाँ पर साधन मौजूद होंगे। तो ये सारी मशीनों की जो कमियाँ हैं, इनको कमियों को दूर किया जाए, जो मेडिकल स्पेशलिस्ट की कमी है उनको दूर किया जाए। और जो बात आपने ऑडिट की है, हमने आज उपायुक्त महोदय से एक निवेदन किया और मैं इस बात के लिए उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। हमने ये कहा कि देखिए, अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो पेशेंट आ रहे हैं, एक तो उनको प्रॉपर तरीके से ये नहीं पता चल रहा कितने बेड अवेलेबल है, और अवेलेबल है तो किस फ्लोर पर अवेलेबल है। जो मनोज गौतम की पीड़ा थी वो यही थी कि उसे डिप्टी कमिश्नर के फ़ोन जाने के बाद, 2 बार फ़ोन जाने के बाद और मेडिकल सुपरिटेंडेंट गौरव कुमार से बात होने के बाद भी उसे एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर 1.5-2 घंटे घुमाया जाता रहा। यानी कि वो उसके साथ जो सब स्टाफ था उसने उनकी तारीफ़ की है कि वो बेचारे बड़ी तकलीफ सहकर भी मेरे साथ एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जा रहे थे, पर उनको कोई समझाने वाला नहीं था कि कहाँ बेड अवेलेबल है। वो जिस फ्लोर पर जाते थे, आगे से नर्सिंग स्टाफ कहता था यहाँ नहीं है, दूसरे पे ले जाओ। वहाँ जाते थे, यहाँ नहीं, दूसरे पे ले जाओ। फिर उसको चौथे फ्लोर पर 3 नंबर वार्ड में जगह मिली, बाद में वहाँ से हटा के 1 नंबर वार्ड में कर दिया गया। तो आज हमने ये रिक्वेस्ट करी कि नंबर एक कंट्रोल रूम वहाँ पर सेटअप किया जाए, और उस कंट्रोल रूम में हर वार्ड की स्थिति जो है वो हर समय उपलब्ध रहे, अपडेटेड रहे कि इस समय कौन से वार्ड में कितने बेड अवेलेबल हैं, नॉन कोविड वार्ड में कितने हैं और कोविड वार्ड में कितने हैं। दूसरी एक आज बड़ी अच्छा सुझाव निकल कर आया, जिसको डिप्टी कमिश्नर ने माना कि एक हेल्प डेस्क हम लोग वहाँ बनाते हैं। उस हेल्प डेस्क पे डेली प्रशासन का एक अधिकारी रहे, वो मेडिकल फील्ड से ना हो, क्योंकि मेडिकल वालों को अपना काम करने दे। ये पन्नू जी, ये बात ऑलरेडी पहले हो चुकी है, 20 दिन पहले हो चुकी है। मुझे नहीं पता हुई है, लेकिन आज हमने इसको प्रैक्टिकल रूप में, और एक व्यक्ति जो है वो सिविल साइड से प्रशासन का रहे और 2 व्यक्ति संस्थाओं के रहें। ये हमने ऐड की कि पब्लिक के जब तक व्यक्ति साथ में नहीं रहेंगे तब तक नहीं होगा। तो 2 व्यक्ति संस्थाओं के 30 दिन है, 30 संस्थाओं की हम ड्यूटी लगा देंगे, 2-2 व्यक्तियों के नाम दे देंगे। एक संस्था से 2 व्यक्ति एक ही दिन जिम्मेदारी लगाएंगे, ताकि किसी को ज़्यादा बोझ न पड़े। तो वो 3 व्यक्ति वहाँ हेल्प डेस्क पर बैठे, उनके पास पूरा डाटा हो, उनका कोऑर्डिनेशन मेडिकल हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ हो, वहाँ के प्रशासन के साथ हो, ताकि जिसको भी मरीज वहाँ पर आता है उसको तुरंत वहीं हेल्प डेस्क से पता चल जाए कि कहाँ पे उसका बेड है, बेड वहीं से उसको अलॉट कर दिया जाए, और विद इन मिनट्स जो है बंदा जो है वो धक्के खाने के बजाय सीधा बेड पे पहुंच जाए और उसका इलाज शुरू हो जाए। ये हमने आज एक व्यवस्था के लिए रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने मानी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये व्यवस्था प्रैक्टिकल रूप लेगी। आज हम उनको नाम देने वाले हैं, 60 लोगों के, 30 संस्थाओं के 2-2 नाम हम उनको प्रशासन को देने वाले हैं। मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर बता दूँ सुखीजा जी, ये मेडिकल कॉलेज जो है इसको सफ़ेद हाथी तो रहने नहीं देंगे, इसकी ये सुविधाओं की जो कमी है ये नहीं रहने देंगे। इसके लिए सहयोग करना पड़ा, सहयोग करेंगे, फंड्स इकट्ठे करके सहयोग करना पड़ा, फंड्स इकट्ठे करके देंगे। करनाल दानवीरों की नगरी है, मशीनों के लिए पैसा देना पड़ा, वो देंगे। हमने ये भी कहा है कि आप 3-4 महीने के लिए टेम्परेरी स्टाफ रख लीजिए, उसकी सैलरी हम लोग सारे करनाल के लोगों से इकट्ठी करके दे देंगे, ताकि मरीज बचें। हमें लोगों को बचाना है, करनाल के लोगों को बचाना है, लेकिन लंबे समय में आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। टेम्परेरी तो हम लोग सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि लोगों का अपना एक लिमिटेशन होती है, तो परमानेंट आपको करना है। कोरोना काल में ना तो हम विरोध करेंगे ना ही संघर्ष करेंगे, क्योंकि ये समय ना विरोध का है ना संघर्ष का है। ये समय एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ देने का है, चाहे वो पक्ष का व्यक्ति हो, चाहे वो विपक्ष का व्यक्ति हो, चाहे वो सामाजिक संस्था हो, चाहे वो प्रशासन हो, सरकार हो, सबको एक साथ होकर इस कोरोना से लड़ना पड़ेगा। हाँ, जिस दिन ये कोरोना का संकट खत्म हो जाएगा,
अगर उसके बावजूद भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं होती तो हमने जो संघर्ष किया था इस मेडिकल कॉलेज को बनाने के लिए, वही संघर्ष दोबारा से करेंगे, इसको सफ़ेद हाथी से एक वास्तविक पीजीआई और एम्स में बदलने के लिए। पन्नू जी, थोड़ा सा तीखा मेरे से सुन लो यार। जो ठेकेदार है ना, ठेकेदार इस व्यवस्था के, उनके लिए चुनौती है ये। सुधर जाओ, ये करनाल है, समय आने पर ऐसा रगड़ा लगा देगा जिसके बारे में आप लोग सोचना भूल जाएंगे। दोस्तों, बड़ी हैरान करने वाली बात है कि एक डिप्टी कमिश्नर करनाल मेडिकल कॉलेज में फ़ोन करते हैं और मनोज गौतम को घुमा दिया जाता है। हद हो चुकी है हर चीज़ की पन्नू जी, हद है। आज आपने डीसी साहब से क्या क्या मांग किया मनोज गौतम वाले मामले के अंदर और एमसी सुदर्शन काला वाले मामले में? हमने मनोज गौतम के मामले में तो ये मांग की है कि मनोज गौतम की जो वहाँ पर उसे ट्रीटमेंट दी गई है उसकी जांच की जाए, और मामलों में भी जांच हो। जिन जिन की डेथ हुई है उनको क्या क्या ट्रीटमेंट दी गई है, क्या वो ट्रीटमेंट उचित थी, क्या जो ट्रीटमेंट उसके सिटी स्कोर के हिसाब से, जो सिटी स्कैन में उसका जो स्कोर था, उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो मेडिकल ट्रीटमेंट दी जानी चाहिए थी, क्या वहाँ पर वो दी गई है या नहीं दी गई है, और व्यवहार कैसा रहा है, उनके परिवार को इस जांच में शामिल किया जाए, और जिन पेशेंट्स की डेथ हुई है उनके परिजनों को इसमें शामिल करके, ताकि उस व्यवस्था को सुधारा जाए। और अगर इसके अंदर किसी प्रकार का किसी का दोष है और किसी की जो है नेग्लिजेंसी रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। एक तो हमने ये मांग की है कि जांच की जाए। दूसरी हमने ये मांग की है कि ये जो व्यवस्थाओं की कमियां हैं इनको दूर किया जाए। हम लोग इसमें सहयोग करने को तैयार हैं। एक प्रॉपर व्यवस्था बनाई जाए, जो कमियां हैं मशीनरी की, स्पेशलिस्ट की, उन कमियों को दूर किया जाए। सुदर्शन कालरा जी वाला जो भी है वो भी हमने बिल्कुल, हम लोग पीड़ित हैं और उसमें भी हमने उस ज्ञापन के अंदर यही डाला है कि अगर यहाँ पर पीजीआई और एम्स जैसी सुविधाएं होती तो सुदर्शन कालरा जी को पीजीआई रेफर करने की नौबत ना आती। और वहाँ जो है आप जानते हैं कि किस प्रकार से उनको वहाँ स्ट्रेचर पर रहना पड़ा, उनको वहाँ ट्रीटमेंट नहीं मिली। अगर यहीं पर ये सारी फैसिलिटी होती तो उनको वहाँ धक्के नहीं खाने पड़ते। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल हैं जिनको सरकार अपने सामने रखे, जिसको प्रशासन सामने रखे, और इन एग्जाम्पल के बेस पर जो है जो सुधार यहाँ पर होने चाहिए वो सुधार किए जाएँ। और मैं करनाल के लोगों से एक अनुरोध करना चाहूँगा, सामाजिक संस्थाओं से भी, करनाल के समाज से भी, करनाल की जो सत्ता पक्ष के साथी हैं उनसे भी, और जो विपक्ष के साथी हैं उनसे भी, ये मुद्दा जो है राजनीतिक मुद्दा नहीं है। क्योंकि मरने वाला कांग्रेसी भी हो सकता है, मरने वाला बीजेपी का हो सकता है, मरने वाला सिख, हिंदू, मुसलमान कोई भी हो सकता है। मरीज जो यहाँ पर जाएगा, जिसको इलाज चाहिए, वो लेवल देखकर वहाँ दाखिला नहीं मिलेगा, वहाँ तो मरीज है तो वो जाएगा। तो इस मुद्दे पर हम लोग सारे इकट्ठे हों, इसे एक अच्छे चिंतन के रूप में लें और इस व्यवस्था का सुधार करें, ना कि हम इस पे जो है केवल बड़े बड़े कमेंट डाल के और कोस के इसको कोस उसको कोस, सोशल मीडिया पे बड़े बड़े कमेंट डाल दें। कुछ नहीं होने वाला। वो बाद की बातें हैं, वो जब संघर्ष करने का टाइम आएगा तब देखेंगे। आज के टाइम में हम लोग सारे आगे आएँ, हम लोग पूछें प्रशासन से कि बताइए हमारी ज़रूरत कहाँ पर है। हम लोग पूछें मेडिकल कॉलेज के प्रशासन से, बताओ हमारी ज़रूरत कहाँ पर है। हम साथ खड़े हैं सहयोग देने के लिए, लेकिन हमारे सहयोग देने के बावजूद अगर आप लोग इसकी व्यवस्था को ठीक नहीं करते तो फिर जो है करनाल के साथी जो हैं वो दूसरे तरीके से भी सामने आना जानते हैं। ये हमें बड़ा क्लियर शब्दों में कहना होगा कि हम लोग इसको सहयोग के तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, ना कि विरोध के तरीके से। मनु जी, एक मेरे मन में एक प्रश्न आ गया। जितनी भी व्यवस्था आप करना चाहते हो, मेरे को लगता है कि इस व्यवस्था के अंदर यदि ठीक ठाक 4-5 जो पत्रकार योगदान देना चाहते हों उनको इन्वॉल्व कर दिया जाए, मेरा मानना है कि जो ये व्यवस्था हम लोग चाह रहे हैं वो जल्दी सही ढंग से कार्य कर सकती हैं। ऐसा लगता है आपको? देखिए, पत्रकार जो है समाज का आईना होता है। जिन मुद्दों को हम उठा रहे हैं उन मुद्दों को आप लोग हमारे से पहले उठा चुके हैं। करनाल के आप हैं और कई साथी पत्रकार हैं जो इन मुद्दों को हमारे से पहले उठा चुके हैं। हम तो बहुत बाद में इस मुद्दों को उठाने जा रहे हैं, लेकिन आप लोग तो हमारे से पहले उठा चुके हैं। रादर समाज और सामाजिक संस्थाएं भी मुद्दों को तब उठाती हैं जब पत्रकार उन्हें उसकी जानकारी देते हैं। क्योंकि आप लोग सारा दिन बीच में रहते हैं, सिस्टम के बीच में रहते हैं, आपको सिस्टम की कमियों का हमसे ज़्यादा पता होता है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी हमारे पत्रकार साथी हैं जो सकारात्मक भूमिका के साथ, ये मैं शब्द स्पेशली यूज़ कर रहा हूँ, जो सकारात्मक भूमिका के साथ इसमें सहयोग करने के लिए आगे आना चाहते हैं उनको भी इसमें साथ लेना चाहिए। रादर एक शहर की कोऑर्डिनेशन कमेटी बना देनी चाहिए जिसमें प्रेस से भी साथियों को लिया जाए, जिसमें समाज से भी लिया जाए, जिसमें प्रशासन से भी लिया जाए। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी जाए जो इस व्यवस्था को ठीक करने में जो है मिलकर काम करे, और हम लोग सारे मिलकर करनाल के इस मेडिकल कॉलेज को एक ऐसा मेडिकल कॉलेज बना दें जिसका उदाहरण जो है पूरा देश दे। जहाँ जो आए, चाहे वो करनाल से आए या बाहर से आए, उसको ये पता हो कि मैं इस मेडिकल कॉलेज में अगर जाऊँगा,
मेरी जान तो परमात्मा के हाथ में है। देखिए ज़िंदगी जो है ना वो परमात्मा के हाथ में है। मैं गुरबाणी को मानता हूँ और गुरबाणी के अंदर एक बात लिखी गई है कि मरण लिखाए मंडल में आए। जब व्यक्ति आता है तो वो मरना लिखवा कर आता है। तो जीना मरना परमात्मा के हाथ में है। लेकिन ये जरूर निश्चित हो कि अगर मैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में जा रहा हूँ तो मेरे को बेहतरीन सुविधाएँ और बेहतरीन इलाज जरूर मिलेगा। ज़िंदगी मौत परमात्मा के हाथ में है। पन्नू जी, मैं अंत में आपसे एक विषय पे ये एक बात जरूर करना चाहूँगा कि मैं चाहूँगा पन्नू जी, जिस तरह से आप बिल्कुल तत्पर रहते हैं समाज की सेवा के अंदर, आप पूरे समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? और मैं चाहूँगा कि आप एक अपना ऐसा संदेश दें जिससे लोगों को तो समझ में आए, लेकिन जो ठेकेदार हैं बीच में, जो इस व्यवस्था के ठेके ले लेते हैं, जो अपना कार्य सही ढंग से नहीं करते हैं, जो इंतज़ार करते हैं कि हमारे पास किसी प्रभावशाली का फ़ोन आएगा, हम उसको ओबलाइज़ करके बेड दे देंगे, उसका ट्रीटमेंट कर देंगे, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? विकास, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, बड़ी सिंपल सी बात है। जहाँ तक लोगों को या समाज को संदेश की बात है, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, राष्ट्र और मानवता का धर्म ना सर्वोपरि होना चाहिए। अगर राष्ट्र और मानवता का धर्म हमारे लिए सर्वोपरि नहीं है, अभी क्या हुआ, जब ये कल हमने ये डाला कि हम लोग इस विषय पर ज्ञापन देने जा रहे हैं, हमारे एक पत्रकार साथी ने एक ग्रुप बनाया हुआ है। उस ग्रुप के अंदर जो है उन्होंने ये हमारा ज्ञापन डाला। साथ ही एक ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को सत्ता पक्ष का IT सेल का कुछ इंचार्ज बताते हैं, हालांकि मैं उनके ऊपर व्यक्तिगत नहीं जाना चाहूँगा, व्यक्तिगत जाऊँगा तो उनकी बहुत सी बातें हैं जो निकल कर सामने आएंगी। लेकिन उन्होंने साथ के साथ जो है ना नीचे जो कमेंट डाला, वो कमेंट बहुत भद्दा था। उन्होंने कहा कि ये कौन सा नया गैंग पैदा हो गया, ज्ञापन गैंग। भाई, हम ज्ञापन जो है ना वो अपने घर के लिए नहीं देने जा रहे, वो ज्ञापन अपने बच्चों की नौकरी लगवाने के लिए नहीं देने जा रहे, वो ज्ञापन इसलिए देने जा रहे हैं कि इस मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं अच्छी हों, सबको मिले। वो तुम्हारे परिवार के लोगों को भी जरूरत पड़ सकती है, वो मेरे परिवार को। अब सुदर्शन कालरा जो गए हैं वो तो BJP से जुड़े हुए थे, वो कांग्रेसी MC नहीं थे, ना ही वो विपक्ष की आवाज़ उठाने वाले थे, वो तो आपके साथी थे। वो गए हैं ना, दुख है ना। अगर दुख है तो इसको ना तो ज्ञापन गैंग समझो, ना ये समझो कि ये सरकार का कोई विरोधी ग्रुप खड़ा हो गया, क्योंकि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हमें ना कांग्रेस से कुछ लेना देना है, ना BJP से कुछ लेना देना है, ना इनेलो से कुछ लेना देना है, ना जजपा से कुछ लेना देना है, ना किसी और आम आदमी पार्टी, किसी राजनीतिक पार्टी से कुछ लेना देना है। किसी से हमारा कोई मतलब नहीं है। मेरी व्यक्तिगत आस्था किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन जब मैं एज ए सामाजिक संस्था के रूप में काम करूंगा, जब एज ए समाज सेवी के रूप में मैं सामने आऊँगा, तो मैं समाज और राष्ट्र की बेहतरी के लिए आऊँगा। उसके लिए अगर मुझे विपक्ष के ऊपर जो है हमला करना पड़ा, मैं उसके ऊपर भी करूंगा। अगर मुझे सरकार के खिलाफ जाना पड़ा, मैं उसके लिए भी जाऊंगा। लेकिन मेरी भावना जो है वो ना तो राजनीति करने की होगी, लेकिन मेरी भावना केवल ये होगी कि सुधार हो सके। तो मैं सभी सामाजिक संस्थाओं को और सभी को कहना चाहूँगा कि जब ऐसे मुद्दे आते हैं तब ये मत सोचो कि यार मैं वहाँ जाके ज्ञापन देने खड़ा हो जाऊँगा तो क्या होगा, मेरे जो साथी हैं वो मुझे कहेंगे तू क्यों गया था। कईयों को रोका जाता है कि तुमने नहीं जाना इसके अंदर। भाई, तुमने क्यों नहीं जाना भाई? ये मुद्दा जो है ये सरकार बदलने का नहीं है, ये मुद्दा जो है MLA बनाने का नहीं है, ये मुद्दा एक व्यवस्था को ठीक करने का। और व्यवस्था को ठीक तो हर व्यक्ति चाहता है। क्या मनोहर लाल खट्टर जी नहीं चाहते व्यवस्था ठीक हो? बिल्कुल चाहते हैं, वो प्रयास भी करते हैं इसके लिए, ठीक है ना। क्या जो अनिल विज हैं स्वास्थ्य मंत्री, वो नहीं ठीक करना चाहते? वो करना चाहते हैं। व्यवस्था ठीक करने के लिए वो टैंकी पर भी चढ़ गए, यहाँ तक कि देखने के लिए कि उसके अंदर कितनी गंदगी है और क्या है। तो व्यवस्था हर व्यक्ति जब ठीक करना चाहता है, तो जब समाज का कोई व्यक्ति व्यवस्था ठीक करने की आवाज़ उठाता है, तो उसको ये क्यों कहा जाता है कि ये तो राजनीति कर रहा है, ये तो फलाने के कहने पे कर रहा है, ये तो अपनी फ़ोटो खिंचवाने के चक्कर में कर रहा है, ये तो जो है अपने नंबर बनाने के चक्कर में कर रहा है। भाई, अगर वो नहीं करेगा, घर बैठ जाएगा, तो क्या होगा? बाकी लोग भी बैठे हैं, वो भी बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा एक तो समाज से अनुरोध है कि जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो हम लोग सभी मिलकर काम करें, पक्ष विपक्ष राजनीति से ऊपर उठकर काम करें, द्वेष भाव से ऊपर उठकर काम करें। अगर हमारी आपस में कुछ संस्थाओं की या कुछ लोगों की नहीं भी बनती, तो समाज के मुद्दे पर हम लोग जरूर इकट्ठा चलें। आपस की हम लोग फिर भी जो है मिलकर घर में बैठ के कर सकते हैं, लेकिन समाज के मुद्दे पर इकट्ठा हूँ। दूसरी बात, मैं जो आपने ठेकेदारों वाली बात की है, उनसे बड़ा क्लियर कहना चाहूँगा, मैं नम्र अनुरोध करना चाहूँगा, भाई ये जो मौत है ना, जोड़ के कर दो आप एक बार। ये मौत जो है ना, ये किसी को नहीं देखती। इनका ये जो मरीज़ है ना, ये आपके घर का भी हो सकता है। अनेक ऐसे डॉक्टर हैं जिनको जान गंवानी पड़ी है, ऐसे अनेक ऐसे डॉक्टरों के परिजन हैं जो नहीं बच पाए, ठीक है ना। मैं जिस हॉस्पिटल में मेरे फादर इन लॉ एडमिट थे, मनोज एडमिट था, उसी में कुछ दिन पहले डॉक्टर नेत्रपाल रावल की जो दादी सास हैं या शायद सास हैं, उनकी भी डेथ हुई थी। उसी में वो एक और वहाँ डॉक्टर हैं रविंदर, उनके फादर की भी डेथ हुई थी। तो ये बीमारी किसी को नहीं छोड़ने वाली। तो जो लोग
ठेकेदार बने हुए हैं, जो व्यवस्था को अपने ढंग से घुमाना चाह रहे हैं। एक चीज़ नोट कर लेना, अगर आपने सिर्फ इस इंतजार में कि मेरे को फ़ोन आएगा मैं तभी बेड दूंगा और बेड रोक कर रखा, जिस गरीब व्यक्ति की जान आपके कारण चली गई ना बेड ना देने के कारण, उसके परिवार की जो बद्दुआएं हैं ना, वो आपकी सारी आने वाली ज़िंदगी तो तबाह कर देंगी। बद्दुआएं, परमात्मा जो है ना दुआएं भी सुनता है और बद्दुआएं भी सुनता है। तो जो व्यक्ति ऐसे समय में, राष्ट्र संकट के समय में इस प्रकार का खेल अगर कर रहे हैं, तो वो नोट करें कि जो जिनके लोग मरते हैं उनकी जो बद्दुआएं होती हैं ना, उनकी बहुत बड़ी ताकत है, वो बद्दुआएं परमात्मा तक सीधी जाती हैं। ऐसा मत करो भाई। मरीज़ को बेड जो है अवेलेबिलिटी के हिसाब से दो, नहीं अवेलेबिलिटी उसको अल्टरनेट जरूर दो, उसको धक्के खाने के लिए छोड़ मत दो, उसको अल्टरनेट जरूर दो। बेस्ट प्रयास करो अपनी तरफ से जो कर सकते हो, और समाज से जो सहयोग चाहिए। मैं उनकी पीड़ा भी समझ सकता हूँ कि आपके ऊपर बहुत बर्डन आ गया, बहुत लोड आ गया। हो सकता है आपको 8 घंटे की जगह 16 घंटे काम करना पड़ रहा हो सकता है आपको वहीं रुकना पड़ रहा हो। आप हमें आवाज़ लगाओ, हम वॉलंटियर जो है, हमारे वॉलंटियर जो है कोरोना वार्ड में भी काम करने के लिए तैयार हैं। हम पीपी किट पहन के काम करने के लिए तैयार हैं आपके साथ कोरोना वार्ड में, लेकिन वही कर सकते हैं जो हमें आता है। आपको कोई सहयोग चाहिए, सामान इधर से उधर पकड़ाना है, आपके पास स्टाफ कम है, आप हमें बुलाओ। आप कहो कि इसमें मेडिकल कॉलेज में 100 वॉलंटियर चाहिए, हम सारी संस्थाएं मिलकर आपको 100 वॉलंटियर देंगी। आप हमसे जो मांगना चाहते हो सहयोग मांगो, लेकिन इस व्यवस्था को ठीक करो। जितने लोगों की हम जान बचा सकते हैं सारे मिलकर बचाएं, यही मेरा अनुरोध है। मनोज जी, आपने हमसे बात की है, और हमसे क्या, आपने अपने शहर से बात की है, अपने प्रदेश से बात की है, अपने देश से बात की है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका बहुत धन्यवाद। इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो है आपने समय निकाला, और उम्मीद करता हूं कि इसका लाभ जो है नज़र आएगा लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, आपको बता देते हैं, भैया सुधर जाओ वरना रगड़ा लगेगा। याद रखना, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है, लेकिन समझ आना, इतना कहूँगा। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हम लोग भी इस व्यवस्था से बेहद ही गंभीर और चिंतित हैं। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूँ विकास सुखीजा, अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।